हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल झुंझुनू पाठशाला में। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ भूगोल के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में आने के उनके बहुत चांस है। तो शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। राजस्थान की सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर, जालौर। तो बताइए राजस्थान की सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जोधपुर। जोधपुर को राजस्थान की सूर्य नगरी कहा जाता है। अगर ऑप्शन में पूछता राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है, तो राजस्थान की स्वर्ण नगरी में अपन लगाते जैसलमेर। और राजस्थान की पूछता सुवर्ण नगरी में पूछता तो अपन लगाते जालौर। और एक और, राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ पर होता है? तो राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय होता है धौलपुर में। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, और इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का अक्षांश से विस्तार कितना है? 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान राज्य की सबसे कम सीमा बीकानेर से लगती है, ये कितने किलोमीटर है? तो इसका राइट आंसर होगा 168 किलोमीटर। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट वाला है, इसको बाद में देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न है प्लाया क्या है? बताइए प्लाया क्या है? ए, खारे पानी की बड़ी झीलें। बी, मरुस्थल में उपजाऊ भूमि। सी, रेगिस्तान में गड्ढों में वर्षा का मीठा जल। या फिर डी, रेतीला मरुस्थल जहां बालू ही बालू हो। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा खारे पानी की बड़ी झीलें। खारे पानी की बड़ी झीलों को क्या कहा जाता है? तो खारे पानी की बड़ी झीलों को प्लाया कहा जाता है, जो कि लवणता के कारण खारी हो जाती है। एक होता है मरुस्थल में उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? तो मरुस्थल में जो उपजाऊ भूमि होती है ना, उन्हें कहा जाता है रोही मैदान। रोही मैदानों को क्या कहा जाता है? उपजाऊ भूमि को ही रोही मैदान कहा जाता है। एक होता है रेगिस्तान के गड्ढों में वर्षा का मीठा जल क्या कहलाता है? तो रेगिस्तान में जो गड्ढे हो जाते हैं उनमें वर्षा का मीठा जल जो भर जाता है तो उसको कहा जाता है तल्ली या पोखर कहा जाता है। एक होता है रेतीला मरुस्थल जहाँ बालू ही बालू हो। तो ये तो एक स्थान है, रेतीला मरुस्थल जहाँ बालू ही बालू है। कहाँ पर बालू ही बालू होती है? तो जैसलमेर की साइड होती है। तो इस स्थान को या इस क्षेत्र को इर्ग कहा जाता है जहाँ पर बालू ही बालू होती है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हर्ष की पहाड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सिरोही, सीकर, अलवर या फिर अजमेर। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो हर्ष की पहाड़ी जो है वो अपने कहाँ पर स्थित है? हर्ष की पहाड़ी अपने सीकर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है हर्ष की पहाड़ी? अपने सीकर में स्थित है। जहाँ पर किसका मंदिर बना हुआ है? जहाँ पर जीर्ण माता का मंदिर भी बना हुआ है, जो कि रेवासा सीकर में है। और जो ये हर्ष नाथ जी का जो मंदिर है वो भी हर्ष की पहाड़ी पर ही बना हुआ है, जो कि जीर्ण माता के भाई थे। कौन? हर्षनाथ जी। तो इनका मंदिर भी रेवासा सीकर में बना हुआ है। और एक
आती है हर्षद माता। हर्षद माता जो है उनका मंदिर बना हुआ है, हर्षद माता का मंदिर बना हुआ है आबानेरी दौसा में। तो यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। BWHW में किसे विभक्त किया गया है? अब यहाँ पर जिसको BWHW जो कि कोपेन का वर्गीकरण है आपको याद हो तो जिसको BWHW प्रदेश के बारे में पता होगा वो इस प्रश्न को आसानी से कर सकता है। ऑप्शन है चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, फलौदी, जोधपुर, जालोर, डीडवाना, तो इसका आंसर बताइए। तो ये अपन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। भरतपुर, डीग, दौसा, करौली पूर्व में होता है, पूर्वी मैदान है तो पूर्व में तो जाना ही नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। जोधपुर, जालोर, डीडवाना, पाली ये हो सकता है थोड़ा। चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर ये भी उधर चल गया, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में तो जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, फलौदी ये जो है ये शुष्क प्रदेश में आते हैं, और ये जो अर्ध शुष्क में आते हैं ये जोधपुर, जालोर, डीडवाना। तो यहाँ पर जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, फलौदी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे आपके एक प्रश्न से 3-4 प्रश्न सही होंगे। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला स्थान कौन सा है? ऑप्शन है फलौदी, जैसलमेर, डूंगरपुर, चूरू। तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला स्थान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला स्थान। तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला स्थान पूछे तो अपन को लगाना है चूरू, क्योंकि यहाँ रात और दिन के तापांतर में काफ़ी अंतर रहता है। दिन में काफ़ी गर्म रहता है और रात को काफ़ी ठंडा होता है, क्योंकि यहाँ पर चूने की परतें पाई जाती है। लेकिन अगर पूछे आपसे सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिले की पूछे तो अपन को लगाना है जैसलमेर। और पूछे सर्वाधिक गर्म स्थान पूछे अपन से तो सर्वाधिक गर्म स्थान में आ जाएगा अपना फलौदी। और पूछे न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला तो न्यूनतम दैनिक तापांतर वाले जिले में आ जाएगा अपना डूंगरपुर। तो यहाँ पर मैंने आपको एक प्रश्न से 4 प्रश्न हल करवाए हैं। तो अगला प्रश्न है बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका आंसर बताइए। तो बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बनास पहले तो किसकी सहायक नदी? चंबल की सहायक नदी है। तो बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बैराट की पहाड़ियाँ, खंडेला की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ या फिर जानापाव की पहाड़ियाँ? तो बैराट की पहाड़ियाँ जो है, बैराट की पहाड़ियों से किसका उद्गम होता है? तो बैराट की पहाड़ियों से बाणगंगा का उद्गम होता है। किसका उद्गम होता है? तो बाणगंगा का उद्गम होता है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, जो कि कोटपुतली बेरोड से होता है। ऑप्शन बी खंडेला की पहाड़ियाँ। तो खंडेला की पहाड़ियों से कौन सा होता है? कांतली नदी का, जो कि कहाँ से होता है? सीकर से होता है। तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा है खमनोर की पहाड़ियाँ। तो खमनोर की पहाड़ियों से अपने किसका उद्गम होता है? बनास नदी का उद्गम होता है, जो कि कुंभलगढ़ राजसमंद से निकलती है। एक आती है अपने जानापाव की पहाड़ियाँ। तो ये तो सबको पता है किसका उद्गम होता है? जानापाव की पहाड़ियों से होता है चंबल नदी का उद्गम, जो मध्य प्रदेश में महू के समीप से निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका आप सभी को आंसर मालूम है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है किस जाति के लोग नमक बनाने में लगे हुए हैं? ग्रासिया, खरवाल, सेरिया, सिकवाल? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा खरवाल जाति के लोग, जो कि पंचपदरा झील का मुख्य रूप से निकालते हैं नमक, और काफ़ी शुद्ध नमक होता है। तो इसका आंसर होगा खरवाल जाति। अगला प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है? तो इसका आंसर बताइए। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई
किसके द्वारा होती है? नहरों से, तालाबों से, कुएं एवं नलकूपों से, बावड़ियों से। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा कुएं एवं नलकूपों से। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुएं एवं नलकूपों से होती है, जो कि कुओं से तो होती है 20.10% और नलकूपों से होती है 49.29%, जो कि राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा ये है। तो इन दोनों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। अगर ऑप्शन में आपको कुएं एवं नलकूप अलग अलग दे रखे हों तो आपको राइट आंसर नलकूप लगाना है, नलकूप को लगाना है, क्योंकि नलकूप को ही सबसे ज़्यादा, नलकूप के जरिए ही सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, जो कि अपने जयपुर और जोधपुर में सर्वाधिक होती है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, सावन भादो परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये भी सबको याद है, सावन भादो परियोजना अपने कोटा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कोटा में स्थित है। तो अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाली झीलों का सही क्रम है? यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर सही क्रम है। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, पाली, राजसमंद, राजसमंद, डूंगरपुर, पाली, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, पाली, राजसमंद, प्रतापगढ़। तो यहाँ पर पूछ रहा है राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाली झीलों का सही क्रम है, यानी कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो इस तरीके से अपन को बताना है। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसे कहते हैं? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पाया जाता है अपने डूंगरपुर में, उसके बाद पाया जाता है राजसमंद में, फिर पाली में, फिर प्रतापगढ़ में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा अपने सी, जो कि डूंगरपुर में पाया जाता है। प्रति 1000 पुरुषों पर 994 महिला है, जबकि अपने राजसमंद में पाया जाता है 990 महिलाएं। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। NH 89 किसको किससे जोड़ता है? ऑप्शन है आपके, ब्यावर को पाली से, अजमेर को बीकानेर से, बाड़मेर को जैसलमेर से, या फिर अजमेर को जैसलमेर से, ये बताना है आपको। तो NH 89 अपने अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है। काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो कि अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन है बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर बीकानेर। तो थार महोत्सव का जब प्रश्न आए तो थार महोत्सव अगर दे रखा है तो अपन को लगाना है बाड़मेर। थार महोत्सव की पूछे, अगर वो पूछे अपन से मरू महोत्सव की पूछे तो अपन को लगाना है जैसलमेर। अगर वो पूछे अपन से मारवाड़ महोत्सव की पूछे तो अपन को लगाना है क्या? जोधपुर। तो इसको भी ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन है नक्की झील, आना सागर झील, जयसमंद झील या फिर फतेह सागर झील। ये प्रश्न भी काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा, अपने दिमाग लगाना था इसमें, अपने इसका आंसर होगा नक्की झील, जो कि राजस्थान की सबसे गहरी और राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। ऊंची होगी तो गहरी भी होना है, स्वाभाविक है। तो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है अपने नक्की झील, जो कि कहाँ पर है? ये है अपने माउंट आबू सिरोही में, जिसकी ऊंचाई है 1200 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 1200 मीटर है, जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील है नक्की झील। प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर किसका वर्तमान नाम है? तो ये जो लिफ्ट नहरें हैं
इंदिरा गांधी नहर की। तो इनमें से भी काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? गजनेर लिफ्ट नहर, कंवर सिंह लिफ्ट नहर, गंदलवा साहवा लिफ्ट नहर या फिर फलोदी लिफ्ट नहर। तो इसका आंसर होगा सी अपने गंदलवा साहवा लिफ्ट नहर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस वृक्ष को शमी के नाम से जाना जाता है? खेजड़ी को, पीपल को, बरबत को या फिर बबूल को? तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा अपने खेजड़ी वृक्ष को शमी के नाम से जाना जाता है, जो कि राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है। खेजड़ी वृक्ष को होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चेवण किस पशु के मांस को कहा जाता है? तो ये भी काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। चेवण किस पशु के मांस को कहा जाता है? तो चेवण अपने बकरी के या फिर बकरे के मांस को कहा जाता है। तो चेवण बकरी के मांस को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में अकाल का प्रमुख कारण है। तो ये आज अपनी वीडियो का लास्ट प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ आपने सारे प्रश्न काफ़ी अच्छे तरीके से किए होंगे। तो राजस्थान में अकाल का प्रमुख कारण है अनियमित वर्षा, वनों का अभाव, मिट्टी की अनुपजाऊ शक्ति या फिर जल का अविवेकपूर्ण उपयोग। तो राजस्थान में अकाल कब पड़ेगा? अकाल तब पड़ेगा जब फसल नहीं होगी। और फसल कब नहीं होगी? जब राजस्थान में अकाल कब पड़ेगा? जब अनियमित वर्षा होगी, यानी कि वर्षा जो है अनियमित होगी, यानी कि टाइम पर वर्षा नहीं होगी, अनियमितता होगी उसकी। तो तभी यहाँ पर राजस्थान में अकाल पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा अनियमित वर्षा। मैं उम्मीद करता हूँ आज जो भी प्रश्न किए अपन ने वो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों को एक बार ज़रूर दोबारा से, अगर किसी प्रश्न में दिक्कत है तो रिवाइज करना और कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलिए मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। थैंक यू।